गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज आयुष उपाध्याय। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। मूल अधिकार के बारे में कुछ पढ़ेंगे। आइए उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार से अपने भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद में 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन दिया गया है, ठीक है, और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और भारतीय संविधान के इस फंडामेंटल राइट्स को मूल अधिकार क्यों कहा गया है? क्योंकि मूल अधिकारों का तात्पर्य ही राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है, ठीक है ना। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। ये नागरिकों की सुरक्षा के लिए कि राज्य जो है वो तानाशाह ना बन जाए, ऐसे ऐसे कानून ना पास कर दे जिससे राज्य के जो रहने वाले सिटीजन्स हैं उनके ऊपर अंकुश लग जाए, उनकी आज़ादी के। तो उसका बचाव फंडामेंटल राइट्स करता है हम लोगों का, ठीक है ना। और इसे नकारात्मक कहा गया है, इसलिए नकारात्मक कहा गया है क्योंकि ये राज्य के को कानून बनाने के लिए रोकता है, उनको तानाशाही बनने से रोकता है, इसलिए इसे नकारात्मक कहा गया है। और वही नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, उसे सकारात्मक कहा गया है क्योंकि उस पर जनता पीआईएल भी दाखिल नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, और गवर्नमेंट चाहे तो उस पर कानून बनाए, ना चाहे तो ना बनाए, हम लोग उस पर कुछ नहीं कर सकते। तो सकारात्मक और नकारात्मक का मतलब आप सब लोग समझ गए, ठीक है। और आइए हम लोग आगे स्टार्ट। भारत के ये जो भाग 3 है संविधान के भाग 3 को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा कहा गया कि मैग्ना कार्टा सबसे पहले कहाँ निकला था? ब्रिटेन में, ठीक है ना। ब्रिटेन में जब जनता के लिए उनके अधिकारों की बात की गई थी और उसके लिए कानून बनाया गया तो उसे मैग्ना कार्टा दिया गया, कानून कहा गया। तो फंडामेंटल राइट्स को इंडियन के भाग 3 में रखा गया उनके कॉन्स्टिट्यूशन के, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स को। और फंडामेंटल राइट्स ये न्यायोचित है, ठीक है ना। और भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार के बारे में इतना विस्तृत विवरण दिया गया है कि ऐसा किसी भी संविधान में नहीं दिया गया है, बल्कि हम लोग अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इसे लिए हैं, उसमें भी इतना विस्तृत नहीं दिया गया जितना अपने भारत के संविधान में दिया गया है। और ये न्यायोचित भी होता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट भी दायर कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है ना, जो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही आता है, ओके। और अगर बात किया जाए हाईकोर्ट के थ्रू, हम लोग 226 के हम लोग हाईकोर्ट के द्वारा हम लोग रिट दायर कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन में। और फंडामेंटल राइट्स स्थायी नहीं है, यह अस्थायी भी है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसको संविधान संशोधन के थ्रू ही इसमें संशोधन किया जा सकता है, ना कि साधारण बहुमत के द्वारा, ओके। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। और जब आपातकाल लागू होता है तो आर्टिकल 19 अपने आप, आपातकाल लागू होने से आर्टिकल 19, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो आर्टिकल 19 अपने आप स्वतः ही निलंबित हो जाता है, और राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर और सारे आर्टिकल को भी निलंबित कर सकता है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट अपने एक आदेश के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 19 स्वतः हो जाता है, 20 और 21 कभी भी गवर्नमेंट भी उसे नहीं हटा सकती है आपातकाल के समय भी, ठीक है ना। और अन्यथा और जो आपकी आर्टिकल है इंक्लूडिंग आर्टिकल 32 भी प्रेसिडेंट अपने आदेश से इसको हटा सकता है। अगर 32 अगर हट गया और फिर भी हम लोगों को अगर वायलेशन हुआ आर्टिकल, हम लोगों को 21, 21 और 20 आर्टिकल 21 में जीने की स्वतंत्रता दी गई है लोगों को, अगर उसका हनन होता है तब हम लोग आर्टिकल 226 के थ्रू हाईकोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 32 भी निलंबित कर दिया जा चुका है, तो हम लोग रिट दायर करने हाईकोर्ट नहीं जा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। उसके लिए हम लोग 226 का उपयोग करके हाईकोर्ट जाकर रिट दायर कर सकते हैं, जो 5 प्रकार की होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, उत्प्रेषण हो गया, है ना, अधिकार परीक्षा हो गया, बहुत सारी होती है, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो फ्रेंड ये कुछ था उसके बारे में विस्तृत विवरण मैंने ब्रीफिंग दी है, और हम लोग आगे से स्टार्ट करेंगे। जो हम लोगों में 5 होते हैं, जैसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, पहला स्वतंत्रता का अधिकार है, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तीसरा धर्म की स्वतंत्रता है, चौथा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, कुछ विधियों की व्यावृत्ति है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है,
तो इन सब चीजों को हम लोग बांटे हुए हैं 6 भागों में, और उसी आधार हम लोग आर्टिकल्स को पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसमें से क्या होता है, कुछ भारतीय लोगों को मिले हैं सिर्फ, और कुछ भारतीय और विदेशी दोनों लोगों को मिले हुए हैं, है ना। जैसे कि हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार इंडियन सिटीजन को भी मिला है और बाहरी सिटीजन को भी मिला है, लेकिन अगर वो लोग शत्रु के ना हो तो, ठीक है ना, ये बात डिपेंड करता है। तो हम लोग इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे मैं लिखा है, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो समान स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं, इसीलिए इसको नकारात्मक कहा गया है। अभी हमने आपको समझाया। जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय होता है, आर्टिकल 32 के तहत हम लोग रिट दायर कर सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, और हाई कोर्ट के थ्रू हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इस वजह से अंतिम सुरक्षा प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय ही होता है, हाई कोर्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट नहीं होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, क्योंकि आर्टिकल 32 अगर एबॉलिश भी हो गया है तो हम लोग 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही जाना है, ठीक है ना। सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय करती है। ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, और सभी भारत के लोग भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दिस इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैग्ना कार्टा एक्ट। तो हम लोग आगे इस डिस्कस को आगे बढ़ाएंगे। समता का, स्वतंत्रता का अधिकार लेकर हम लोग आएंगे पहले में, जिसको समता का अधिकार भी कहते हैं। सो फ्रेंड, दिस इज आयुष प्रदय शाइनिंग ऑफ। बाय बाय, जय हिंद।